हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं 50 एमसीक्यूज़ का। ठीक है, एंड ये मॉक टेस्ट फिज़िक्स का है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था, आज से हम मार्च मैराथन करने वाले हैं। इसमें मैं आपको 30 डेज़ कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड करूँगी और ज़्यादातर इसमें मॉक टेस्ट ही होगा और कुछ कुछ स्टैटिक जीके की जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जैसे डेट एंड थीम्स, नेशनल पार्क, वो सब वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इस पूरे मंथ आपको मेरे साथ रहना है, पढ़ना है पूरा कंप्लीटली और अपने नोट्स भी बनाते जाने कि अप्रैल जो हमारा लास्ट मंथ होगा, अप्रैल में बोला जा रहा है एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप अच्छे से उसको रिवाइज भी कर सको। ओके, तो अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। पहले से भी काफ़ी सारी पीडीएफ्स यहाँ पे है। और आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम हमारा है mns.academy। ओके, @mns.academy एंड टेलीग्राम पे है जॉइन एमएनएस अकेडमी। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच डायोड इज़ यूज्ड। डायोड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मॉड्यूलेशन, ऑसिलेशन, एम्पलीफिकेशन या प्यूरिफिकेशन। तो डायोड किसके लिए यूज़ होता है? आपको जो करेक्ट लग रहा है वो आप लिख के रखो। अभी भी अगर आपने कॉपी और पेन नहीं निकाला है तो वीडियो को पॉज करके निकाल के ले आओ। मैंने आंसर इसलिए नहीं लिखा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो आप अगर प्रैक्टिस ही नहीं करें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो मैं नॉर्मल क्यूए सेशन जैसा कर सकती हूँ। इसलिए आप अपनी कॉपी और पेन लेकर आओ, आप मेरे साथ ट्राई करो, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, प्यूरिफिकेशन। तो डायोड का बेसिकली काम क्या होता है? आपने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा डायोड्स के बारे में। तो डायोड क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट्स को अलाउ करते हैं एक ही डायरेक्शन में पास होने के लिए, ठीक है। जैसे आपने डायोड की ऐसे पिक्चर भी देखी होगी, ऐसे नॉट और अलग अलग जो होते हैं, इनका यही काम होता है कि करंट को एक डायरेक्शन में पास करने दे और दूसरे डायरेक्शन में जाने से ब्लॉक करे, ठीक है। और ये एक यूनी डायरेक्शनल बिहेवियर होता है और इस बिहेवियर को हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो डायोड का जो काम होता है वो होता है प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होता है ये इसको हम अंडरग्राउंड कर सके, ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की थी? ऑप्शंस है डॉक्टर होमी जे बाबा, ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी डॉक्टर राजा रामनन या ऑप्शन डी डॉक्टर पी के अयंगर। अगेन आप पॉज करो और ट्राई करो प्लीज़। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जे बाबा। ओके, तो ये एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, ठीक है, फिजिक्स के प्रोफेसर भी रहे हैं एंड इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। इनकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश। तो वहाँ पे इनकी उस वजह से डेथ हो गई थी इन 1966 आई गेस। ओके, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड ये जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है, टेक्नोलॉजी और इन सब फील्ड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट। कौन सा इसमें से जो कोल है वो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है पर यूनिट? कोल, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या पिट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंथ्रासाइट्स। एंथ्रासाइट में ज़्यादा कार्बन होता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ऑलमोस्ट 86 टू 97 वी कैन से, इतना इसमें कार्बन होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से वेव्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए? माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, AM या फ्रीक्वेंसी ऑफ 101 सीरीज। सो आपको क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर? लिख के रखो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स इसलिए प्रेफर किए जाते हैं बिकॉज ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है, एंड टारगेट पे भी आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए हम लोग माइक्रोवेव्स को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फाउंड इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है इनमें से? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड डायमेंशन, चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन या चेंज इन डायमेंशन ओनली। सो इसका करेक्ट आंसर है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पाया जाता है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है ये बताओ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है एफएम। एफएम सुनते हो, आपके फ़ोन में एक रेडियो एफएम होता है, आपने पक्का सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो उसमें कैसे होता है, जैसे चैनल्स होते हैं 93.7, इस टाइप के अलग अलग चैनल्स होते हैं, ठीक है। हम जिस पे क्लिक करते हैं उस पर हमें अलग अलग चीज़ें या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो यही करता है एफएम। एफएम क्या करता है, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक वेव से और दूसरी जगह पहुंचाता है। तो यहाँ पे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर हम एक चैनल पे क्लिक करें तो हमें उस चैनल की ही इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। अगर सारा हॉच पॉच हो जाएगा तो हमें कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं देता। काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे होंगे जिसमें देखना आपको सिर्फ साउंड ऐसे सुनाई देती है, उधर से कुछ आपको पता नहीं चलता, कुछ गाने या कुछ भी नहीं सुन पाते। इसलिए यहाँ पे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the speed of a car is double then what will be the braking force of the car to stop it from the same distance। अगर एक कार है उसकी स्पीड डबल हो रही है, ठीक है, तो उसकी ब्रेकिंग फोर्स क्या होनी चाहिए कि कार को स्टॉप कर पाए सेम डिस्टेंस पे। सो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, बट मैं आपको आंसर बताती हूँ। आपको क्या लग रहा है, सॉल्व करके देखो, ठीक है। 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, हाफ या 1 टाइम। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा S = v² - u² by 2a। दिस फॉर्मूला ये यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। आपको ये लगा के सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए 4 टाइम्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कार की स्पीड डबल हो रही है, ब्रेकिंग फोर्स आपको बतानी है कि सेम डिस्टेंस पे हमें स्टॉप करना है तो कितनी लगेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का जो डायमेंशन होता है इसमें से किसका डायमेंशन वही होगा, ठीक है। डायमेंशन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में ही है, ठीक है। पीछे एक पूरा बना के भी दिया था आपको फिजिक्स के एनसीईआरटी में टेबल, आपको ये याद करना होता है, वो आपके टीचर्स ने पहले ही बताया होगा, 11th क्लास में है ये डायमेंशंस, ठीक है। तो क्या होता है इम्पल्स का डायमेंशन, m/l/t-1 ये होता है इम्पल्स का, ठीक है। तो इसमें से किसका डायमेंशन यही होता है, वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क या चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। आपको क्या करेक्ट लग रहा है, प्लीज़ उसको मार्क करो अपने कॉपी में। सो इसका करेक्ट आंसर है मोमेंटम। मोमेंटम का भी डायमेंशन यही होता है और इम्पल्स का भी डायमेंशन यही होता है, ठीक है, m/l/t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसमें से कौन सा जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी या फोर्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, प्लीज़ मार्क करो अपने आंसर। इसका करेक्ट आंसर है टाइम, ठीक है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, इफ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी इज डबल देन द राइज ऑफ द वाटर इन इट विल बी। देखो ऐसे सिंपल से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वही आते हैं, तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। बोला है कि डायमीटर जो है कैपिलरी का उसको डबल कर दे रहे हैं, तो जो वाटर राइज होगा उसमें वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, हाफ, 4 टाइम्स या नो चेंज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ओके। Next is question number 10. Why the needle of an iron swims on a water surface when it is kept gently? कोई नीडल है आयरन का, उसको अगर हम वाटर पे आराम से रखेंगे तो उसके ऊपर ये स्विम करता है, डूबता नहीं है, ये क्यों होता है, ठीक है, ये पूछा गया हमसे। इट विल रिमेन अंडर द वाटर व्हेन इट विल डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट्स वेट। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, द डेंसिटी ऑफ द नीडल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर।
ऑप्शन सी है ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड ऑप्शन डी है ड्यू टू इट्स शेप। क्या वो उसके शेप की वजह से होता है, क्या सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्या इस वजह से होता है कि निडल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, या इसलिए होता है कि जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा वेट ना पड़े तब तक वो डिस्प्लेस नहीं करता किसी चीज़ को, और जैसे उस पर होगा तो वो वाटर के अंडर आ जाएगा। तो आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है इसका? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ऑलमोस्ट हर साल सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन आपको घुमा के दे देगा कुछ भी, लेकिन आंसर जो होगा उसका सरफेस टेंशन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, 2-3 टॉपिक जो फिज़िक्स में मैंने रेगुलरली देखा है, एक ये सरफेस टेंशन वाला है, एक है जो मिराज वाला, ठीक है, देन आई डिजीज़ के ऊपर। ये 3-4 टॉपिक है जो मैंने देखा है हर साल के पेपर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द मास ऑफ अ स्टार इज़ 2 टाइम द मास ऑफ द सन। ठीक है, जो स्टार है उसका मास 2 गुना है सन के मास से। हाउ इट विल कम टू एन एंड? न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, वाइट ड्वार्फ या रेड जाइंट? एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको कर लो, ये इसके आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन स्टार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट? ठीक है, दे ऑल फॉल विद द अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स। अलग अलग ड्रॉपलेट्स के लिए अलग अलग वेलोसिटीज़ होती है। अगला है दे फॉल फ्रॉम द सेम अल्टीमेट वेलोसिटी, सबकी एक ही वेलोसिटी से फॉल होते हैं। अगला है द वेलोसिटी इंक्रीज एंड दे फॉल विद इन अ डिफरेंट वेलोसिटी ऑन द अर्थ। उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और जब वो अर्थ पे गिरते हैं तब उनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है। या द वेलोसिटी इंक्रीज एंड दे फॉल विद द सेम वेलोसिटी ऑन द अर्थ। उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है लेकिन वो सेम वेलोसिटी से गिरते हैं अर्थ पे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दे फॉल विद द अल्टीमेट वेलोसिटी विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट droplets. Okay, next is question number 13, on which of the following technique photostat machine works? जो photostat या xerox मशीन जो बोलते हैं हम लोग, वो किस पे वर्क करती है? मैग्नेटिक इमेज मेकर, थर्मल इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकर। जैसे कि हम जेरोक्स बोलते हैं ना, तो ये वर्ड वहीं से आया है, क्योंकि इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं ज़ेरोग्राफी। ठीक है, ज़ेरोग्राफी हम बोलते हैं, इसलिए जेरोक्स वर्ड भी आया है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का यूज़ होता है। ठीक है, एक तरीके से इस पर आपने देखा होगा लाइट ऐसे पास होती है जेरोक्स मशीन पर, अगर आपने कभी क्लोजली देखा होगा उसको तो। और वो लाइट क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज़ होता है और फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो जो भी इंक पार्टिकल होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, देन वो दूसरे पेपर पे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो यूज़ होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनोग्राफी, और इसमें ये यूज़ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, ये वाली टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर जो है ये किसके इक्वल है? 6 मेगाजूल, 8 मेगाजूल, 2 मेगाजूल या 0 मेगाजूल? इसका करेक्ट आंसर है 6 मेगाजूल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉक टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस? मिनिमम एस्केप वेलोसिटी क्या होनी चाहिए किसी भी रॉकेट की अगर वो स्पेस में उसको लॉन्च करना है तो? 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 किलोमीटर पर सेकेंड या 15 किलोमीटर पर सेकेंड? सो आपको क्या लग रहा है? पॉज करके प्लीज़ ट्राई करो। अगर वीडियो फास्ट जा रही है तो आपके पास तो ये ऑलरेडी है, आप इसको पॉज कर सकते हो, फास्ट लो, अपने मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो, तो करके अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास। सो इसका करेक्ट आंसर है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड है और ये ऑलमोस्ट साउंड के 34 टाइम्स होती है। ठीक है, साउंड की स्पीड से 34 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि साउंड की स्पीड क्या होती है। ठीक है,
आप कमेंट करके क्या बताओगे? स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेनबो के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी बार। देखो फिजिक्स के 10 क्वेश्चन ही आते हैं और उसमें से कुछ कुछ टॉपिक जो गिने चुने हैं उससे क्वेश्चन आते ही है, तो आप आसानी से कर लोगे अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे के करोगे तो हो जाएगा। अब मैं स्टेटमेंट्स रीड करती हूँ। वी फेस सन एंड ड्रॉपलेट, द सन रिमेन बिहाइंड अस एंड वी फेस ड्रॉपलेट। In light rainfall, we face sun. The sky remain clear and the sun is at the lowest position in the sky. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द सन रिमेन बिहाइंड अस एंड वी फेस ड्रॉपलेट। सन हमारे पीछे ही रहता है एंड हम लोग ड्रॉपलेट को फेस करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, द स्प्लिटिंग ऑफ अ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, आई गेस 7th या 8th क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको अच्छे से उस बुक में पूरा डायग्राम बना के ऐसे दिखाया भी था कि एक साइड से लाइट जा रही है एंड देन स्प्लिट हो रहे हैं 7 कलर्स में, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, next is question number 18, a boat will submerge when it displays water equal to its own volume, weight, surface area या density। so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विच इज़ वेट। तो एक बोट तब सबमर्ज होगी जब अपने वो वेट के इक्वल पानी को डिस्प्लेस कर देगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, टू वेव्स ईच ऑफ अ एम्पलीट्यूड 5 mm and frequency 10 Hz are traveling in opposite direction, okay, with a speed of 20 ms millimeter per second. The distance in millimeter between the adjacent node is। तो हमें डिस्टेंस बताना है, क्या होगा? 0, 2, 5 या 1। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 0। ओके, next question number 20, the snow on the mountain does not melt all at once when it is heated by sun because। जो माउंटेन पे स्नो होते हैं वो एक साथ ही नहीं मेल्ट हो जाते। ठीक है, जब सूरज की गर्मी उन पे पड़ती है तो ऐसा क्यों होता है? धीरे धीरे क्यों पिघलते हैं, एक साथ सारा क्यों नहीं पिघल जाता? इट बिकम वेरी हार्ड, इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन। वो जितनी भी हीट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी है, इट हैज़ अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उनकी हीट कैपेसिटी लो होती है। या ऑप्शन डी है, इट हैज़ अ हाई लैटेंट हीट फ्यूजन, या उनकी जो हीट फ्यूजन होती लैटेंट हीट फ्यूजन होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जितना भी आता है मैक्सिमम वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है 21, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द विसल ऑफ अराइविंग एंड डिपार्चिंग ट्रेन। द विसल इज हर्ड द सेम इन बोथ केसेस इन ऑल रिस्पेक्ट of higher intensity when the train arrive, of higher pitch when the train arrive, of higher pitch when the train departs। तो बोल रहा है कि एक इंसान है, ठीक है, एक पर्सन है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, तो ट्रेन आ रही है, उसने उसकी भी विसल सुनी, और ट्रेन जा रही है, उसकी भी विसल सुनी। तो किसकी विसल उसने जो सुनी होगी वो किस टाइप की होगी? तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दी है, वो आपको इसमें से बताना है कि कैसा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, द हायर पिच व्हेन द ट्रेन अराइव, जब ट्रेन आती है तब वो हायर पिच में उसको सुनाई देगी, ना कि जो बाकी कंडीशन है वो सही नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, होलोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ। होलोग्राफी क्या है? ठीक है, रिकॉर्डिंग अ परमानेंट शेप, 2 डायमेंशनल ब्लैक एंड वाइट और मल्टी कलर फोटोग्राफी, recording a permanent 3-dimension multicolor photography, recording a permanent 3-dimension black and white photography, recording a permanent 3-dimensional photography given single color or a
मल्टी कलर। तो होलोग्राफी क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो होलोग्राफी में 3 डायमेंशन पिक्चर्स आती हैं, ठीक है, और वो किसी भी कलर की हो सकती है, सिंगल कलर की भी हो सकती है और मल्टी कलर्स की भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आइस ब्लॉक विद अ पीस ऑफ लेड एम्बेडेड इन इट फ्लोट्स इन द वाटर। इफ आइस मेल्ट द वाटर लेवल। एक आइस ब्लॉक है, उसमें एक लेड का पीस भी है, ठीक है, पर वो पानी में फ्लोट हो रहा है। तो जब आइस मेल्ट होगा तो वाटर का लेवल कैसा हो जाएगा, हमसे ये पूछा है। वाटर का लेवल क्या राइज होगा, फॉल होगा, रिमेन सेम, या फॉल फर्स्ट एंड देन राइज? सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पहले कम होगा देन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। द वेलोसिटी ऑफ अ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज। वेलोसिटी क्या होती है हीट रेडिएशन की वैक्यूम में? इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, लेस देन दैट ऑफ लाइट, ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, या इक्वल टू दैट ऑफ साउंड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द प्लास्टिक मटीरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील इज। जो प्लास्टिक मटीरियल यूज़ होता है गियर मेकिंग में, वो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन, बेकेलाइट, या पॉलीस्टाइरीन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नायलॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। ओवन जो होता है उसमें क्या यूज़ होता है? इसमें से एक्सरे, यूवी रे, माइक्रोवेव्स, या रेडियो वेव्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोवेव। इसलिए काफ़ी जगह देखना उसको माइक्रोवेव ही बोलते हैं, ठीक है। ये खाना ओवन में नहीं, माइक्रोवेव में गर्म कर दो, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री, किसी चीज़ को हीट किया जा रहा है 0 से 10 डिग्री तक, तो उसकी वॉल्यूम और मास ऑफ वाटर में क्या इफेक्ट आएगा? विल इंक्रीज ग्रेजुअली, डिक्रीज ग्रेजुअली, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, या डिक्रीज देन इंक्रीज? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, डिक्रीज देन इंक्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू। सन में जो होती है एनर्जी कंटिन्यूसली क्रिएट होती रहती है, तो ये किस चीज़ की वजह से होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी, या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कूलीज ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस। कूलीज ट्यूब किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, माइक्रोवेव्स को, एक्सरे को, या गामा रे को? तो ये यूज़ किए जाते हैं एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई। इसमें से क्या यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए? जेनर डायोड, जंक्शन डायोड, गन डायोड, या टनल डायोड? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जेनर डायोड, ठीक है। आपके सिलेबस में भी शायद यही दो ही है सिर्फ, जेनर डायोड और जंक्शन डायोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। गामा रे कैन कर्स। गामा रे इसमें से क्या कर्स कर सकता है? जीन म्यूटेशन, स्नीजिंग, बर्निंग, या फीवर? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सबको ही आता होगा ये, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जीन म्यूटेशंस। गामा रे से जीन म्यूटेशंस होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट इज। ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो वो कौन से हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन, या सोडियम क्लोराइड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच सेट ऑफ द कंडीशन रिप्रेजेंट द ईजीएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस। इनमें से कौन सा सेट ऑफ जो है कंडीशंस वो ईजीएस्ट वे है गैस को लिक्विफाई करने के लिए। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, या हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये ही सबसे ईजीएस्ट वे है किसी गैस को लिक्विफाई करने का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, कलर ऑफ अ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। लाइट का जो कलर होता है वो किस चीज़ से डिटरमाइन किया जाता है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या वेलोसिटी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेवलेंथ। Next is question number 35. What principal law explain the working of a hydroelectric brakes in automobiles? तो कौन सा लॉ है जो एक्सप्लेन करता है वर्किंग ऑफ अ हाइड्रोलिक ब्रेक ऑटोमोबाइल्स में? बर्नौलीज लॉ, ऑप्शन बी इज पोज़ेस प्रिंसिपल, ऑप्शन सी इज पास्कल्स लॉ एंड ऑप्शन डी इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आपको क्या सही लग रहा है? प्लीज़ मार्क इट डाउन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या होता है कि अगर प्रेशर किसी एक एनक्लोज्ड फ्लूइड है जिस पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है तो पूरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो ये होता है पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है हीट का? अल्कोहल, मर्क्यूरी, ईथर या वाटर। सो करेक्ट आंसर है इसका मर्क्यूरी। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा हम थर्मामीटर में क्या यूज़ करते हैं? मर्क्यूरी यूज़ करते हैं क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर हीट का, हमें जितना भी फीवर होता है उसमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द व्यू थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल, स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया एंड वायरस, इनसाइड ऑफ अ ह्यूमन स्टमक या इनसाइड ऑफ अ ह्यूमन आइस। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उससे हम ये व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट अपैरेटस इज यूज टू लोकेट अ सबमरीन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो डूब चुकी है, सबमर्ज हो चुकी है, उसको लोकेट करने के लिए हम कौन सा अपैरेटस यूज़ करेंगे? रेडार, सोनार, क्वासर या पल्सर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोनार। प्लीज़ टेल मी फुल फॉर्म ऑफ सोनार। ओके, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। इनमें से कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही कन्वीनियंट है डे टाइम के लिए और नाइट टाइम के लिए भी? ऑरेंज एंड ब्लू, white and black, yellow and blue, green, red and green। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेड एंड ग्रीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज। ह्यूमिडिटी कैसे पता चलती है? जो उसको इंस्ट्रूमेंट जो नापता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे अर्थक्वेक को नापने के लिए क्या चाहिए होता है? सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर। ठीक है, सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर बोलते हैं ना उसको। तो वैसे ही अगर हमें ह्यूमिडिटी नापनी है तो उसके इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या बैरोमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर किसके लिए बोलते हैं ये आप मुझे बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, द स्पेस ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज। शेप कैसा है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का? सर्कुलर, एलिप्टिकल, स्पाइरल या नन ऑफ दीज। सो हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका शेप है स्पाइरल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42. द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ. अलग अलग जो स्टार्स होते हैं उनका अलग अलग कलर होता है, ये किस चीज़ के वेरिएशन की वजह से होता है? टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी या रेडिएशन फ्रॉम देम. तो ये जो अलग अलग कलर्स आते हैं ये होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. सो ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43. वुलन क्लोथ कीप द बॉडी वार्म बिकॉज. वुलन क्लोथ जो होते हैं हमारी, सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. वो क्यों वार्म रखते हैं, ये कैसे वार्म रख पाते हैं, ये पूछा है. वुलन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी. वुलन इज अ बैड कंडक्टर. विल absorb radiant heat from outer objects. Will reject heat from outer object. सो इसका करेक्ट आंसर है विल इज अ बैड कंडक्टर. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44. इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज. अगर एक सिंपल पेंडुलम है उसका लेंथ हम हाफ कर देंगे तो उसके टाइम पीरियड जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या वो डबल हो जाएगा, क्या वो भी हाफ हो जाएगा, क्या वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. मिस्ट इज कॉज्ड बाय. जो मिस्ट होती है किससे होती है? ड्राई आइज. ड्राई आइज की वजह से, आइज एट अ लो टेम्परेचर, वाटर वेपर्स एट लो टेम्परेचर या कार्बन मोनोऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म. तो ये जो मिस्ट होती है ये होती है वाटर वेपर्स एट लो टेम्परेचर की वजह से. ठीक है. अगला है while catching a ball a player pulled down his hands to lower the. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. एक प्लेयर है वो खेल रहा है, जब बॉल कैच करता है तो आपने देखा होगा वो हाथ को पहले ऐसे ऊपर लेके जाते हैं फिर ऐसे नीचे लाते हैं धीरे. ठीक है. तो ये क्यों करते हैं, किस चीज़ को लोअर करने के लिए करते हैं? फोर्स को, मोमेंटम को, इम्पल्स को या कैचिंग टाइम को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोमेंटम. मोमेंटम को कम करने के लिए ये काम किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49. व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट्स इंडिकेट दैट द क्लाइमेट. जब बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से कम हो जाती है तो वो क्या बताता है? तो वो क्लाइमेट के बारे में क्या बताता है? विल बी वेरी वार्म, विल बी एक्सट्रीमली स्टॉर्मी, विल रिमेन कोल्ड या इंसेंट रेन फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स. तो इससे हमें ये पता चलता है जब वो एकदम से मूव बैक होने लगेगा या कम होने लगेगा कि जो वेदर है वो क्लाइमेट है कैसा होने वाला है? एक्सट्रीमली स्टॉर्मी होने वाला है. लास्ट दो क्वेश्चन ही बचे हैं. क्वेश्चन नंबर 48. अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर यूनिफॉर्मली फॉल ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर. विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ विल बी ट्रांसवर्स्ड बाय द पार्टिकल. एक पार्टिकल है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं किसी टावर से. ठीक है. वो यूनिफॉर्मली फॉल हो रहा है ग्राउंड पे एट अ डिस्टेंस, और ऐसे डिस्टेंस पे जो टावर के हाइट के इक्वल है. तो कौन सा पाथ ले रहा होगा वो पार्टिकल? सर्कल, पैराबोलिक, ग्रेट सर्कल या हाइपर पैराबोलिक? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पैराबोलिक. ठीक है. पैराबोलिक होगा इस पार्टिकल का पाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय. वेरी इजी क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? नॉल एंड रुस्का, रॉबर्ट कॉच, ल्यू वेन होइक या C.P. स्वासन? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस mock test of physics. When a bottle of a scent is kept open in a corner of room, its odor is felt in all part of the room. This is due to the phenomena of. बोल रहा है कि एक बॉटल है सेंट की, ठीक है, परफ्यूम या किसी भी चीज़ की, उसको हमने ओपन करके रख दिया है तो उसका जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल गया. तो ये किस फिनोमेना की वजह से हो रहा है? ये हम लोग जब खाना कुछ अच्छा बनाते हैं तब भी हमने देखा होगा. ठीक है. कि उसकी जो स्मेल होती है पूरे रूम में फैल जाती है. तो ये किसकी वजह से होता है? इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, डिफ्यूजन या सब्लिमेशन?
तो ये होता है डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो 50 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब आप लोग मुझे सबको अपने मार्क्स कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपके कितने आए हैं। मुझे भी एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।